एक स्क्रीन शेयर होकर के रह गई थी। फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, ये यूनिट है जो हमारा फर्स्ट यूनिट है। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, जैसे ही हम बोलते हैं चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी के दिमाग में सवाल आता है कि चार्ज क्या है। तो चलो समझते हैं कि चार्ज एग्जैक्टली है क्या चीज़। तो इतना तो लगभग सभी को मालूम होगा कि दुनिया में कोई भी सब्सटेंस जो है वो दो प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। एक पार्टिकल होता है प्रोटॉन और एक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। और जो भी प्रोटॉन होते हैं वो सभी के सभी रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, मान लीजिए कि इसके पास है 3 प्रोटॉन्स और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे रहते हैं अपनी शेल में, या हम उसको कहें तो उसकी ऑर्बिट में। सपोज करो ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी चार्जेस होते हैं या इलेक्ट्रॉन है, तो हम यदि इलेक्ट्रॉन का बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कुछ ना कुछ चार्ज होता है। और ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये जो कूलाम है ये चार्ज की यूनिट होती है। वैसे ही जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों के ऊपर चार्ज तो अल्टीमेटली सेम ही है। इसके ऊपर है माइनस, इसके ऊपर है प्लस। तो हम जो नेगेटिव चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसको लिखते हैं माइनस ही, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है, उसे लिखते हैं प्लस ही। तो अब हमको यहाँ पर देखना है कि ये जो एटम है इसके ऊपर कितना चार्ज है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोटॉन को देखते हुए। तो प्रोटॉन इसके पास कितने हैं, 3 प्रोटॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 3 हैं। तो पहले प्रोटॉन से हम इसका चार्ज देखते हैं। तो इसका चार्ज हो जाएगा +3 E। अब +3 क्यों, क्योंकि एक प्रोटॉन के ऊपर +3, तो 3 प्रोटॉन के ऊपर +3। वैसे ही अब इलेक्ट्रॉन भी 3 है तो इनके ऊपर 3 चार्ज होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है इसलिए मैं माइनस ही लिख देता हूँ। तो ओवरऑल जब हम इसे देखेंगे तो इसके ऊपर का चार्ज आ गया 0। तो ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर 0 आ गया, मतलब ये बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अब हम इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं। सपोज करो कि मैंने इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला, यहाँ पर चार्ज का इम्बैलेंस आ जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन तो अभी भी इसके पास वैसे ही है। तो +3, और अब इलेक्ट्रॉन इसके पास कम हो गए तो मैं इसको लिख दूंगा -2E। 2 क्यों, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास। तो इसके पास अब कितना चार्ज बच जाएगा, +E चार्ज। तो हमें ये समझ में आया कि हमने यदि इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया था तो इसके ऊपर चार्ज आ गया था पॉजिटिव। तो यहीं से पॉजिटिव चार्ज का जन्म हुआ है कि जैसे ही हम किसी भी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। लेकिन यदि मैं अब एक और केस लूँ, इस बार क्या करता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक और कोई एटम था और इस एटम के पास भी सपोज कीजिए कि 3 प्रोटॉन्स थे और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 3 ही थे। तो सपोज करो कि ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये रहा तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठा करके इसको दे दिया। तो अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वापस से इम्बैलेंस हो गया, 3 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन।
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस से इसका इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके पास प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स कितने हैं, 3 हैं, तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्लस का 3। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, तो इसे मैं लिख दूंगा -4e। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पर जो चार्ज आया है ये हो गया है -e। और -e मतलब ये कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज हो चुका है। ठीक है ना। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है और नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है। ओके, तो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आई होप कि आपके पास क्लियर होगा। अब यहाँ पर क्या किया हमने, केवल एक इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे, बट सपोज करो आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकालने को दे दिए, तो अब हम उसका चार्ज कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम नेचर समझते हैं। हमको ये समझ में आया कि जो पहला वाला हमारा केस था, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया था, मतलब इसके पास था डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरे वाले केस में हमने उसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए थे, तो यहाँ पर हो गया था एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमें समझ में आएगा कि यदि किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाए तो वो हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, और यदि किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाए तो वो हो जाता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से हमें नेचर के बारे में पता लगेगा। अब उसका वैल्यू कितना होगा, कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा, तो हम वो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला होता है, चार्ज Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। चार्ज Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। अब इसकी हेल्प से हम चाहें तो किसी भी इक्वेशन के लिए इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज है वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताता हूँ वो भी मैं। इसे हम एक तरफ रख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सपोज कीजिए कि आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है कि 3 × 10⁻18 electrons are given to a body, then what will be its nature and magnitude। तो हमको यहाँ से नेचर और मैग्नीट्यूड दो चीज़ें बताने को उन्होंने कहा है। तो इसमें आराम से आप कैलकुलेशंस लगा सकते हैं। सबसे पहला उसने पूछा है नेचर, और नेचर में हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इलेक्ट्रॉन दे दिए दोनों में से किस में इसमें से इलेक्ट्रॉन दिए थे हमने, केस 2 में इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया था बेटा, नेगेटिव चार्ज आया था। तो सीधी बात है, यदि हमने उसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो हो जाएगा नेगेटिव। अब हमको इसका चार्ज का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। पहला सवाल प्लस माइनस आएगा या केवल माइनस आएगा या केवल प्लस आएगा, तो आंसर है केवल माइनस आएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो Q इज इक्वल्स टू
एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻18। और ई का क्या वैल्यू होता है, किसी को पता है क्या ई का वैल्यू, कहीं पढ़ा हो आपने? ओके, तो ये रहा 1.6 इंटू 10⁻19। हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻18 इज इक्वल्स टू 4.8 इंटू 10⁻1। -1 का मतलब क्या होता है बेटा 1/10। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा 0.48 कूलम्स। तो ये जो है हमारा आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन है जो मैंने अभी समझाया है ये आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है, फिलिप्स में भी आ सकता है। वेरी गुड, क्या नाम है सेटिस्फेक्शन चाचा, अच्छा यूज़र नेम है बेटा, है ना? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक हमको बात और पता होना चाहिए चार्ज के बारे में, ठीक है ना? इसका लगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसे हटाने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब चार्ज के बारे में हमको इतना तो पता लग गया कि चार्ज कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है। तो अब इसका हम लोग पढ़ेंगे एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट इसका होता है कूलम। फिर दूसरा नंबर आता है सीजीएस यूनिट, और जो सीजीएस यूनिट होता है इसे हम लोग कहते हैं स्टेट कूलम। कई जगह आप इसको स्टेट सी लिखा हुआ भी देखेंगे, और इनके बीच में भी एक रिलेशन होता है 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलम। ठीक है, तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका निकालने के लिए हमें जाना पड़ता है एक फॉर्मूले से जिसका नाम है Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। अब आई क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट है, आई है इलेक्ट्रिक करंट, और टी है यहाँ पर टाइम। दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो आई जो है करंट, इलेक्ट्रिक करंट का ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है टी। तो हम इसे लिख सकते हैं ए टी, या आप यदि इसे पूरा लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं M0L0T A। तो ये रहा बेसिक ऑफ चार्ज। तो चार्ज के बारे में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जा सकता है, आपसे बस इतना पूछ सकते हैं कि चार्ज का नेचर बताना है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है, यूनिट बताना है, और डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। ठीक है, अब इसके बाद चार्ज जब हमारा हो जाता है तो अब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है। इसे मैं हटाने वाला हूँ, आप लगे तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या
रिपल्शन फोर्स को बताता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने डिस्कशन किया था वो साइंटिस्ट थे कूलाम। तो उन्होंने जो लॉ दिया उसे हम कहते हैं कूलाम्स लॉ। अब ये जो कूलाम महोदय थे इन्होंने बताया था कि यदि आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज मतलब बहुत छोटे छोटे से 2 चार्जेस होंगे। सपोज करो एक चार्ज को मैंने नाम दे दिया Q1 और एक चार्ज को नाम दे दिया Q2 और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है सपोज कर लेते हैं ये डिस्टेंस है R। तो उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। अब अट्रैक्शन कब होगा? जब लाइक चार्जेस होंगे, लाइक मतलब सेम चार्ज होंगे। जब लाइक चार्जेस होंगे तो उनके बीच में होता है रिपल्शन। जैसे सपोज करो आपके पास 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, है ना, 2 पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या 2 नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो इनके बीच में होता है रिपल्शन। फिर दूसरे होते हैं अनलाइक चार्ज। अनलाइक मतलब डिसिमिलर, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से हमें अट्रैक्शन या रिपल्शन का पता लगेगा। तो उन्होंने बताया था जो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इन चार्जेस के प्रोडक्ट के और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब ये उन्होंने बताया प्रोपोर्शनल। अब जब भी हम कभी प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हम कोई ना कोई कांस्टेंट लेते हैं। तो मैंने सपोज करो यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लिया कैपिटल के। आप लोग जब भी इसको ड्रॉ करेंगे कैपिटल के को अच्छा बड़ा सा बनाना, क्योंकि हमें एक और के देखने को मिलेगा। तो F इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब इस के का कोई ना कोई वैल्यू होगा, तो इसका वैल्यू हर यूनिट में, हर सिस्टम में अलग अलग होता है। तो हम सबसे पहले CGS यूनिट की बात करते हैं। तो CGS यूनिट में इस कैपिटल के का वैल्यू होता है 1 और F जो है वो हो जाता है Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब आप इस फॉर्मूले को कहाँ अप्लाई कर सकते हैं बेटा? तो जब भी आपको चार्जेस स्टेट कूलम में दिए हैं और उनके बीच का डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया है, तो वहाँ पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और आपको जो वो आंसर मिलेगा उसका यूनिट होगा फोर्स का डाइन। लेकिन यदि आपको उसका CGS यूनिट दिया हुआ है, सॉरी SI यूनिट दिया हुआ है, तो SI यूनिट के लिए आपको डिस्टेंस दी होगी मीटर में और चार्ज दिए होंगे कूलम में। तो इस केस में आपको एक दूसरा कांस्टेंट लेना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो अब आप बोलोगे कि सर ये के मैंने अभी बताया था कि जब आप इस वाले के को बनाओगे तो इस के को आपको अच्छा बड़ा सा बनाना है, नहीं तो आप बोलोगे कि सर के तो यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। तो ये जो मैंने पहला के बनाया वो कैपिटल के था और ये वाला जो के है हमारा ये स्मॉल के बनाएंगे हम इसे। तो इसे और स्मॉल कर देता हूँ मैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए। इसे बना देता हूँ स्मॉल के। अब ये चीज़ें क्या है? ये है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है इसे हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जैसे ही हम एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं तो वो मीडियम हो जाता है एयर या वैक्यूम। तो यहाँ पर जो मीडियम लेंगे एयर या वैक्यूम लेंगे। और के जो होता है ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। मीडियम तो एयर के लिए
इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1 फॉर एयर और वैक्यूम, इसकी वैल्यू होती है 1। तो हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमको यहाँ से रिलेशन मिलेगा F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। ये हो गया। अब इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की भी एक फिक्स वैल्यू होती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ तो ये वैल्यू हमें याद रखना है। तो यहाँ से f का वैल्यू हो जाएगा सिंपली 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2/r²। तो यहाँ से हमें फोर्स का एक और फॉर्मूला मिल गया। और मैंने जैसे अभी शुरू में बताया था, यहाँ पर आपको डिस्टेंस जो है वो मीटर में रखनी है और जो चार्जेस हैं उन्हें कूलम में रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है कि इसे हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें। जैसे सपोज कीजिए हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। यदि हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो किसी भी आपको क्वांटिटी का वेक्टर बनाना होता है, सपोज कीजिए मुझे f का ही वेक्टर बनाना है, तो उसके लिए मुझे इसमें इसकी डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो आर कैप है इसे हम कहते हैं इसका डायरेक्शन वेक्टर या यूनिट डायरेक्शन वेक्टर। तो अब इसका वैल्यू रखते हैं। आपने यदि पहले पढ़ा हो तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है उस वेक्टर का वैल्यू और डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ आर वेक्टर और किसी भी चीज़ के मैग्नीट्यूड को हम सिंपली उसके नोटेशन से बता सकते हैं। तो बस यही वैल्यू हमको यहाँ पर पुट करनी है। तो कर देते हैं वैल्यू। एफ का क्या वैल्यू है? एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r² मल्टीप्लाइड बाय। देखिए यहाँ पे हमने f का वैल्यू रख दिया, अब r का वैल्यू भी रखेंगे। तो r का वैल्यू क्या है? r वेक्टर अपॉन में मॉड r, और जिस मॉड r का वैल्यू क्या है? केवल कैपिटल R। तो इन वेक्टर फॉर्म हमें ये f का वेक्टर मिल जाएगा। f वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r² इंटू आर क्या हो जाएगा? r³ और मल्टीप्लाइड बाय r वेक्टर। इस तरीके से भी आप चाहें तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि ये टॉपिक समझ में आया है तो कमेंट में बताएं आप, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है वो भी बताएं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसे चेंज करने वाला हूँ। ओके ओके, तो एक कमेंट आया है, सर नेक्स्ट स्लाइड क्लास में ड्रॉइड कैम यूज़ करें, ग्लिच नहीं होगा। ओके बेटा, वो भी ट्राई करेंगे। धीरे से, आज फर्स्ट क्लास है हमारी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं, इसे आपको करके देखना है कि टू चार्जेस of 20 कूलम
and 50 coulomb are separated by 5 centimeter distance. Then find attraction or repulsion forces between them. तो मेरा पहला प्रॉब्लम ये है कि आप मुझे बताएं इनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्जन होगा। क्वेश्चन इजी है बट इसमें छोटी छोटी सी चीज़ें छिपी हुई हैं जो हम फाइनल एग्जाम में गलतियां करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ गिवन, आपको दो चार्जेस गिवन है Q1 एंड Q2, तो इनका वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। Q1 का वैल्यू हम सपोज करो ले लेते हैं 20 कूलम, Q2 का वैल्यू ले लेते हैं 50 कूलम। अब पहले आप बताइए इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, लाइक चार्जेस हैं या लाइक हैं, तो जब आपको इसके आगे कोई भी प्लस या माइनस नहीं दिया हो तो आपको सपोज करना है कि इसमें ये पॉजिटिव चार्ज ही है। तो दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनके बीच में एक्जैक्टली रिपल्जन फोर्स होगा। अब इसके बीच के आप अट्रैक्शन फोर्स निकालें। मैं भी यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। आर का वैल्यू दिया हुआ है उन्होंने 5 सेंटीमीटर, लेकिन आपको वेरी गुड बेटा रिपल्जन होगा। आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। एक बताया था एफ का फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एक बताया था एफ बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप कौन सा सब लगाएं, क्योंकि यहाँ पर चार्ज उन्होंने कूलम में दे करके रखे हैं और डिस्टेंस सेंटीमीटर में ले दिया हुआ है, जबकि मैंने आपको बताया था सेंटीमीटर के लिए ये वाला फॉर्मूला रखेगा और कूलम के लिए ये वाला, तो दोनों में से कौन सा लगेगा। तो आप इसे चेंज कर लेंगे, 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में कर लेंगे तो इसे डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 5/100 मीटर। नाउ वी कैन सॉल्व इट इजीली। अभी कौन सा फॉर्मूला लगना है, यही वाला फॉर्मूला लगना है, क्योंकि अब हमारे पास डिस्टेंस जो है वो मीटर में दी हुई है और चार्ज जो है वो कूलम में दिया हुआ है। तो करते हैं सॉल्व इसे। जो सॉल्व कर रहा है वो सॉल्व करके दिखाएं। 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 का वैल्यू 20, Q2 का वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय 5/100। अब आप कई बार क्या गलती करते हैं बेटा, सीधा वैल्यू रखते हैं, आंसर निकालते हैं, इसका स्क्वायर लगाना है, इसे भूलें नहीं। तो f इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ इंटू 20 इंटू 50, तो ये कितना हो गया आपका 1000 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 एंड डिवाइडेड बाय 10,000, दोनों का स्क्वायर करना है बच्चों। तो f का वैल्यू हो जाएगा f इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ इंटू 1000, और ये जो 10,000 है इसका भी मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे, तो ये हो गया 10,000। अब डिवाइडेड बाय, सॉरी ये 1000 हुआ, डिवाइडेड बाय 25, 25 से हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 400 टाइम्स कैंसिल। तो एफ का वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 4, कितना हो जाएगा ये 36 इंटू 10⁻। अब 10 के ऊपर पावर लगाएंगे तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो इतना फोर्स इनके बीच में आ जाएगा और फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन। तो हमें यहाँ से दोनों चीज़ से पता चल गई, अट्रैक्शन भी हो गया और कितना अट्रैक्शन हुआ उसका मैग्नीट्यूड भी, सॉरी अट्रैक्शन नहीं,
रिपल्जन होगा और कितना रिपल्जन होगा वो भी पता लग गया। यदि ये टॉपिक समझ में आया हो तो कमेंट्स में बताएं बेटा। ठीक है ना, तो यदि किसी को कोई भी डाउट है बेटा तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स में। वेरी गुड। अब क्योंकि आज कुछ ग्लिचेस हो रहे हैं, हमें और अपडेट होने की ज़रूरत है, इसलिए आज का जो सेशन है मैं यहीं एंड करूँगा और कल जो है हम लाइव क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो जाते जाते मैं एक और प्रॉब्लम देकर के जाऊँगा आपको। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Attraction force between two charges is 300 Newton, which are separated by 0.2 meter distance. If first charge is 2 coulomb plus 2 coulomb, then find magnitude and nature of other charge. ठीक है ना, तो ये अट्रैक्शन और रिपल फोर्स इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब आपको क्या बताना है, उसका मैग्नीट्यूड की चार्ज का वैल्यू क्या होगा और उसका नेचर कि वो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, सो आप इसे ट्राई करें। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।